अब यहाँ पर सर भारत के लिए ब्रिक्स के अंदर सबसे बड़ी चुनौती क्या देख रहे हैं आप? भारत की सबसे बड़ी चुनौती है कि चीन के प्रभुत्व को संतुलित करना ब्रिक्स में। और चीन का प्रभुत्व इसमें काफी बड़ा है ब्रिक्स के भीतर, क्योंकि चीन बड़ा इंपोर्टर भी है, ब्राजील जैसी कमोडिटी इकोनॉमी है जिसे चीन के बाजार की जरूरत है। रूस एक कमोडिटी इकोनॉमी है जो अपनी कमोडिटी चीन के बाजार में दे रहा है, तो चीन उनको बाजार उपलब्ध करा रहा है। और बाकी एक भारत जैसी अर्थव्यवस्था है जिसे चीन के कच्चे माल की जरूरत है। तो चीन ब्रिक्स के केंद्र में है और भारत को ये कि कूटनीति को कुछ इस तरह से अपने आप को स्थापित करना होगा कि वो चीन के पूरे प्रभुत्व में ना आ जाए। भारत की आर्थिक नीति चीन के पूरे प्रभुत्व में ना आ जाए, जिसका रिस्क हमें आगे आने वाले समय में आता दिखाई दे रहा है अगर अमेरिका के साथ रिश्ते ठीक नहीं होते हैं। तो इसलिए अब चीन की अगली रणनीतियों पर निगाह रहेगी और आने वाले समय में निवेशकों को अब केवल डॉलर और रुपए के पेयर को नहीं, युआन और रूपी के पेयर पर भी अपनी निगाह रखनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में बात करते हैं, भारत और रूस। जी हाँ, भारत और रूस एक दूसरे के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए तैयार हैं। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की रूस यात्रा के दौरान कुछ समझौते भी हुए हैं। 2 दिन पहले ही रूस ने कहा था कि अमेरिकी टैरिफ से भारत के एक्सपोर्ट को होने वाले नुकसान की भरपाई रूस अपने यहाँ भारत से इम्पोर्ट बढ़ा करके कर सकता है। सर, रूस की अर्थव्यवस्था कि अभी की वास्तविक स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? क्या वो मतलब इतने अवसर देने की स्थिति में है? देखिए, उत्साह में और रिश्तों में आपको रूस के जो प्रतिनिधि उनका बयान उत्साही है समर्थन के लिए, लेकिन थोड़ा एक चुटकी नमक के साथ लेना चाहिए। रूस की अर्थव्यवस्था की आर्थिक की स्थिति और खासतौर से अब मौजूदा स्थिति बेहद गंभीर है और इसे हम करीब से समझते हैं तो आपको वास्तविकता समझ में आएगी। 2023-24 तक युद्ध के लिए उत्पादन करने के कारण, वार जो है वो दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी है, युद्ध के लिए उत्पादन करने के कारण रूस की अर्थव्यवस्था में हमने बढ़ोतरी देखी थी, ग्रोथ देखी थी। लेकिन 2025 की पहली तिमाही में जीडीपी में करीब 60 बेसिस पॉइंट की कमी आई है, जो 2022 के बाद पहली गिरावट है। आईएमएफ ने 2025 के लिए जीडीपी की ग्रोथ के अनुमान को 4% से घटाकर, सीधे 4% से घटाकर 1% से नीचे कर दिया है। रूस में जो नॉन डिफेंस सेक्टर है, चूंकि लंबा युद्ध हो गया 2022 से चलते हुए, तो डिफेंस के अलावा रूस में और कुछ नहीं हो रहा, कोई औद्योगिक गतिविधियां नहीं, सब कुछ आर्मी और डिफेंस में जा रहा है क्योंकि युद्ध लड़ना है। तो जैसे ट्रेड है, रियल एस्टेट है, मनोरंजन है, ये सारे बिजनेसेस सिकुड़ रहे हैं। रूस का सॉवरेन वेल्थ फंड जो काफी बड़ा हुआ करता था, डिप्लीट हो गया है, खत्म हो गया, उसका एक बड़ा हिस्सा खर्च हो चुका है। सरकारी अधिकारी कह चुके हैं अलग अलग फोरम्स पे कि युद्ध से के कारण जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो टूट रही है, औद्योगिक उत्पादन भी रुक गया है, श्रमिकों की भी कमी है, इनकम भी घट रही है। आपको पता होगा कि रूस दुनिया में आर्थिक असमानता में सबसे ज्यादा आर्थिक असमानता वाला देश है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में दुनिया में जो बड़े देश सबसे ऊपर, उनमें उन देशों में भी सबसे ऊपर रूस है। महंगाई है और इसके अलावा प्रतिबंध है, तो प्रतिबंधों के कारण बहुत सारी तकनीकें, बहुत सारा उत्पादन नहीं आ पा रहा है। रूबल काफी अस्थिर है, काफी उतार चढ़ाव में है और चूंकि कई सारे प्रतिबंध हैं तो इसलिए चीन के साथ बार्टर करना पड़ रहा है। अभी हाल में ही पिछले हफ्ते एक खबर थी कि चीन के एक इंजन निर्माता ने रूस को इंजन बेचे और उसके बदले उसे डॉलर मिलने की संभावना नहीं थी, तो उसके बदले उसने स्टील और एल्युमिनियम लिया। तो रूस की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है इस समय जो कि भारत के उतने निर्यात पचा सके जितना नुकसानों से अमेरिका के बाजार से हो रहा है, ये वास्तविकता है। अब सर, अगर हम बात करें कि रूस के अंदर भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं और चैलेंजेस क्या क्या हैं, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? कहाँ पर कितने अवसर, कितनी चुनौतियाँ? देखिए विपुल, अभी भारत और रूस का व्यापार करीब $60 बिलियन के आसपास है। इसमें मैक्सिमम भारत का इंपोर्ट है, जो ऑयल का इंपोर्ट करता था, और इसके अलावा कुछ फर्टिलाइजर और बाकी चीज़ों का इंपोर्ट है। भारत से थोड़ा बहुत दवाएं और कुछ सामान एक्सपोर्ट होता है, जो कि रूस की इकोनॉमी में सीमित चीज़ें हैं। लक्ष्य ये कि इसको $100 अरब तक पहुंचाया जाएगा, जैसा कि कल बातचीत हुई मास्को में भारतीय प्रतिपक्ष के बीच में। रुपये और रूबल में व्यापार होगा। बाकी एक यूरेशियन फोरम है, उसके साथ एफटीए की तैयारी चल रही है। लेकिन 2 महत्वपूर्ण चुनौतियां भारत के लिए हैं। एक सबसे बड़ी चुनौती है कि रुपये और रूबल में कोई मेल नहीं है, दोनों मुद्राएं बड़ी बेमेल हैं। और आपको याद होगा कि रूबल में जो रुपये और रूबल का ट्रेड भारत ने दोबारा शुरू किया था युद्ध के बाद और तेल लेना शुरू किया था, उस पर काफ़ी
कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी विवाद हुए थे, बल्कि रूस के विदेश मंत्री ने भारत आकर ये कहा था कि भारत जो रुपए में भुगतान कर रहा है उसका हम क्या करें, रुपया तो कहीं नहीं जाता है। फिर उसके लिए भारत में ही निवेश करने की तैयारी शुरू की गई। तो रुपये और रूबल में मुद्रा बेमेल है, रूबल बेहद कमजोर मुद्रा है, रुपए से भी ज़्यादा कमजोर मुद्रा है, तो भारतीय निर्यातकों के लिए बड़ा मुश्किल है उसमें कारोबार करना। दूसरा, भुगतान में काफ़ी देरी है क्योंकि डॉलर मिलता नहीं है। तो भारत के लिए दुविधा ये होगी कि जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा, कहीं पीछे रास्ते से युआन इसमें आएगा खेल में, कि चाइनीज युआन में पेमेंट लिया जाए। आपको याद होगा एक बार पूरी विवाद हुआ था जब रूस ने कहा था कि अगर भारत को अपने तेल का पेमेंट करना तो युआन में कर सकता है, जिसको भारत ने उस समय नकार दिया था कि उस समय भारत और चीन के रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय कंपनियां अगर बहुत खुलकर रूस को निर्यात शुरू करती हैं तो उन्हें पश्चिमी बाजारों में प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि रूस के साथ भारत के रिश्तों में सिर्फ अमेरिका ही एक बाधा नहीं है, यूरोपियन यूनियन और ज़्यादा आक्रामक है। तो भारतीय कंपनियां वहां कारोबार बढ़ाएंगी तो उन्हें फिर प्रतिबंधों का सामना यूरोप के बाजारों में भी करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रूस में मंदी है तो संभावनाएं सीमित हैं, लेकिन चूंकि अब अमेरिका का निर्यात जा रहा है तो भारत नए नए बाजार खोजने की कोशिश कर रहा है। रूस उसमें थोड़ी बहुत मदद भारतीय निर्यात को कर सकता है, लेकिन जोखिम काफ़ी ज़्यादा है रूस के साथ अभी ट्रेड करने में।